नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एएस स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में इंटरमीडिएट फाइनल एग्ज़ाम में पूछे गए हिंदी इलेक्टिव के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न में एक पैसेज दिया गया है। आप सभी ने इस पैसेज को परीक्षा में पढ़ लिया है। इस पैसेज को पढ़ करके प्रश्न 1 से 4 तक के सवालों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न पर आते हैं। तो पहला प्रश्न है, संस्कृति की शाश्वत धारा के निर्माण में सहायक होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, महाकवि एवं मनीषी चिंतक आध्यात्मिक पुरुष। दूसरा प्रश्न है, राजनीतिक और आर्थिक अवस्थाएं किस बात का अनुपालन करके सार्थक हो पाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 2, शाश्वतता। अगला प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3, समकालीन और क्षणिक संस्कृति को आत्मसात करने से बचने के लिए किसका अनुसरण करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, शाश्वत संस्कृति का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, लोक में उच्चतम जीवन आदर्शों की स्थापना कौन करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सत्वधर्मी। इस प्रश्न के अथवा में और एक प्रश्न है, जो प्रश्न अगला प्रश्न है प्रश्न 5 से 8 तक, और इन प्रश्नों को हल करने के लिए पद्यांश दिया गया है। इस पद्यांश से रिलेटेड प्रश्न है 5 से 8 तक। तो प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, कविता में मृत्यु का स्वागत निडरता से करने के लिए कहा गया है। क्यों कहा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों। यानी मृत्यु जीवन यात्रा का विश्राम स्थल है, और दूसरा मृत्यु से ही व्यक्ति को नए जीवन का सहारा मिलता है। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न संख्या 6, मृत्यु रूपी सरिता में कौन स्नान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जीवन यात्रा के कारण थका जीव। अगला प्रश्न संख्या 7, सच्चा प्रेम किसे कहा जा सकता है। तो सच्चा प्रेम किसे कहा जा सकता है, जो आत्म बलिदान देकर किया जाता है, यानी विकल्प संख्या 3। अगला प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 8, काया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो काया का पर्यायवाची शब्द होगा तन, ऑप्शन नंबर 3। अब हम लोग ग्रुप बी के प्रश्न को हल करेंगे, और ग्रुप बी में पहला प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या 9, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो बंगाल गजट का प्रकाशन वर्ष कितना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1780। अगला प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 10, जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी इनमें से सभी। तो क्या किया, पहला हो जाएगा जिज्ञासाओं का समाधान, सूचनाओं को परस्पर बांटना, विचारों की अभिव्यक्ति, यानी इनमें से सभी। अगला प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 11, संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है। तो मुद्रण माध्यम कहा गया प्रिंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि समाचार पत्र भी मुद्रण है, पत्रिकाएं भी मुद्रण माध्यम है, और पम्पलेट्स भी मुद्रण माध्यम है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न संख्या 12, उद्दंत मार्तंड किस वर्ष से प्रकाशित होना शुरू हुआ।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1826 ईस्वी से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। एक सफल संपादक में कौन से गुण अपेक्षित है? तो एक सफल संपादक में कौन सा गुण होना चाहिए? इनमें से सभी। तो कौन कौन सा? यानी उसमें अभिप्रेरणा वाला गुण भी होना चाहिए, मेधा वाला गुण भी होगा और निपुणता वाला गुण भी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। अगला प्रश्न पर आते हैं प्रश्न संख्या 14। हिंदुस्तान समाचार पत्र का प्रकाशन होता है। तो हिंदुस्तान डेली न्यूज़पेपर है, यानी इनका आंसर होगा दैनिक समाचार पत्र है। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। टेलीविज़न की रजत जयंती कब मनाई गई? तो रजत जयंती कब मनाई गई? वह 1980 में। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16। भारत में सिनेमा जगत का प्रमुख केंद्र स्थल है। तो सिनेमा जगत का प्रमुख केंद्र स्थल है फिल्म सिटी मुंबई। अगला प्रश्न पर आते हैं प्रश्न संख्या 17। पाक्षिक पत्रिका कितने दिनों के अंतराल पर प्रकाशित होता है? तो पक्ष के आधार पर, यानी ये 15 दिनों के अंतराल पर प्रकाशित होने वाले जो पत्रिका है उसको पाक्षिक पत्रिका कहा जाता है। इसका आंसर होगा 17 नंबर का ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18। फ्रीलांसर शब्द का अर्थ है। तो फ्रीलांसर शब्द का अर्थ होगा ऑप्शन नंबर 2 स्वतंत्र। अब हम लोग ग्रुप सी के प्रश्न को हल करेंगे और ग्रुप सी का प्रश्न पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ एक गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को पढ़ने के बाद इससे संबंधित जो प्रश्न है उनको सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 19। उपर्युक्त काव्यांश के कवि कौन है? तो ये जो गद्यांश दिया गया है इनके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न पर आते हैं प्रश्न संख्या 20। कवि ने किसे अपना संबल कहा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सरोज को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। कवि का जीवन कैसा रहा? तो कवि का जीवन दुखपूर्ण रहा है। अगला प्रश्न है विकल शब्द का अर्थ है। प्रश्न संख्या 22। तो विकल का अर्थ होगा ऑप्शन नंबर 1 व्याकुल। प्रश्न संख्या 23 में कार्नेलिया का गीत कविता किस नाटक का अंश है? तो जो कार्नेलिया का गीत है ये चंद्रगुप्त नाटक का अंश है, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा सही आंसर। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 24। वसंत आया कविता के कवि कौन है? तो इसके कवि है रघुवीर सहाय, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 25। जब प्रकृति से नाता टूटता जा रहा है तो वसंत आने का पता किस प्रकार होता है? किससे चलता है? कैलेंडर से पता चलता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न संख्या 27। गीत गाने दो मुझे कविता में कवि ने कैसे समय का वर्णन किया है? तो इसमें कवि ने जब मनुष्यों में जिजीविषा खत्म हो जाती है इसका भी वर्णन किया है, जब संघर्ष करते करते लोगों के होश उड़ जाते हैं इनका भी वर्णन है, और जब जीवन निराशा से भर जाता है इनका भी वर्णन है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। अगला प्रश्न संख्या 28 से 31 को सॉल्व करने के लिए एक गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को पढ़ करके प्रश्न संख्या 28, 29, 30 और 31 को हल करेंगे। तो यहाँ गद्यांश दिया हुआ है, हम लोग प्रश्न पर आते हैं। आप सभी ने गद्यांश को पढ़ लिया होगा। प्रश्न संख्या 28। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक है।
तो ये जो गद्यांश लिया गया है इनके लेखक है भीष्म साहनी। भीष्म साहनी यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। अरे मैं उन दिनों कितना काम कर लेता था। यह कथन किसका है? यह कथन गद्यांश में है, तो यह कथन है महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 30। महादेव देसाई कौन थे? तो महादेव देसाई गांधी जी के निजी सचिव थे, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 2 गांधी जी के निजी सचिव। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31। महादेव देसाई कहाँ से जुड़ी अपनी यादें सुनाने लगे? तो कोहट का भी और रावलपिंडी का भी, दोनों जगह, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ए एवं 2 दोनों। अगला प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 32। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति का अक्षय स्रोत उनके द्वारा लिखित किस पुस्तक को माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33। रामचंद्र शुक्ल के पिता का तबादला जब हमीरपुर से मिर्ज़ापुर हुआ तब शुक्ल की उम्र कितनी थी? तो जब उनके पिताजी का तबादला हुआ था, ट्रांसफ़र हुआ था, उस समय रामचंद्र शुक्ल का उम्र था 8 वर्ष। अगला प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 34। सुमिरिनी के मन के पाठ के अंतर्गत कितने लघु निबंध है? तो इस पाठ के अंतर्गत 3 लघु निबंध है, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35। ढेले चुन लो निबंध के माध्यम से समाज में निहित किन कुरीतियों पर व्यंग्य किया गया है? तो इसमें समाज में मौजूद अंधविश्वास पर व्यंग्य किया गया है, यानी विकल्प संख्या 3 होगा सही जवाब। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। जलालगढ़ पहुंचकर हरगोविंद बड़ी बहुरिया के पेड़ पकड़कर माफ़ी क्यों मांगता है? तो क्यों उसका पेड़ पकड़कर माफ़ी मांगता है? क्योंकि हरगोविंद बड़ी बहुरिया का संदेश नहीं सुना सका था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 37। सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद के किस उपन्यास का अंग है? तो कौन सा उपन्यास? इसका आंसर होगा रंगभूमि, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। सूरदास की झोपड़ी में आग किसने लगाई थी? तो इसकी झोपड़ी में आग भैरव ने लगाया था। भैरव, ऑप्शन नंबर 1 होगा सही उत्तर। अगला प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 39। आटे की भांति राख को कौन बटोर रहा था? इसका सही आंसर होगा सूरदास, ऑप्शन नंबर 3। जब भैरव ने इसके झोपड़ी में आग लगा दिया तो उस झोपड़ी के राख को सूरदास आटे की तरह बटोर रहा था। आखिरी प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। झोपड़ी के आसपास सन्नाटा छा जाने का कारण क्या था? तो इसका कारण था झोपड़ी का जलना। झोपड़ी का जलना।